ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है oogenesis। ठीक है। उस टॉपिक का नाम है बेटा यहाँ पर oogenesis, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। और दूसरी बात कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल भी है। अगर आप लोग क्लास में मेंटली प्रेजेंट है बट मतलब फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis का मतलब क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एग। एक मैच्योर एग की फॉर्मेशन होना या ओवम की फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड द oogenesis। और oogenesis स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब भी कोई फीमेल बेबी है, मान लीजिए अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो मदर के यूटेरस के अंदर अभी प्रेजेंट है इन द 25th वीक ऑफ द फीटल एज। भाई टोटल हम देखते हैं कि गेस्टेशन पीरियड जो होता है, गेस्टेशन पीरियड बेसिकली 9 मंथ का होता है। एक महीने में हम लोग क्या देखते हैं, 4 से 5 हफ्ते होते हैं। तो लगभग लगभग 9 चौक 36, 36 वीक। ठीक है, एक महीने में 4 हफ्ते, तो 9 चौक 36 हफ्ते का पीरियड हो गया हमारा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी फीमेल बेबी जब अपने 25th वीक में ही है, ठीक है ना, 25th वीक में ही है फीटल एज में, तो उसी समय उसकी बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। वो एग की फॉर्मेशन 25th वीक में ही स्टार्ट हो जाती है फीटल एज में। ठीक है। और वो किस तरीके से होता है वही चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। और वो रिलीज कब होते हैं? आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी एज। और उसके अंदर एग का फर्टिलाइजेशन कब कंप्लीट होता है, डिवीजन कब कंप्लीट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हाँ, मान लीजिए दिस इज ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसी ओवरी के अंदर एक लेयर होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। ठीक है, जो इसकी कवरिंग पर होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी डिवाइडेड माइटोटिकली, उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल। ये देखिए, तो इसके पेरिफेरी पर यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जर्म ठीक है, तो ये आउटर रीजन जो हमारे पास है, जहां पर ये चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम है, इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और सेंट्रल रीजन जो होता है वो मेरा कहलाता है यहाँ पर इनर मेडुला। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि ये जो मेरे पास जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइडेड माइटोटिकली, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, एंड टू प्रोड्यूस मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल। और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल। तो बहुत सारी गैमेट मदर सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। और इन्हीं गैमेट मदर सेल को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ओगोनिया। तो बेसिकली दीज आर द ओगोनिया, गैमेट मदर सेल यानी कि एग मदर सेल। ठीक। नो ओगोनिया फॉर्म और एडिड आफ्टर बर्थ। और ये काम कब हुआ है? इन द 25th वीक ऑफ द फीटल एज के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिसके कारण गैमेट मदर सेल यानी कि एग मदर सेल यानी कि ओगोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो ये अभी बनती है, बर्थ के बाद कोई भी किसी भी तरह की ओगोनिया की फॉर्मेशन नहीं होती। अरे तब नाउ चल रहा है ना जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। मैंने पहले भी हेलो। बोला था आप लोग को ये बात कि कोई भी बच्चा अपना डाउट पूछे तो चैट में डालेगा। ठीक है ना, नो अच्छा ऑडियो ओके अलाउड। सर। ठीक है, ये हमारे पास ओगोनिया है। तो मैंने बोला यही ओगोनिया अब इनके अंदर डिवीजन होता है। सबसे पहले इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये
कंटिन्यूटी में और माइटोसिस डिवीजन के कारण बहुत सारी उगोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब यही उगोनिया एंटर करती है मियोसिस 1, माइटोसिस हो चुका, मियोसिस 1 होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले होता है डिवीजन यहाँ पर मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 डिवीजन होता है, ठीक है, मैंने बोला है कि ये सारा काम अभी बेबी जब 25th वीक में ही है, अभी उसका बर्थ हुआ नहीं, अभी तो मदर की बॉडी के अंदर ही है फीमेल बेबी, तो उसकी बॉडी के अंदर ही एग की फॉर्मेशन हो रही है। ये आउटर लेयर मेरी पेरिफेरल कोर्टेक्स कहलाती है, ये सारा रीजन। और ये रीजन जो ब्लू रीजन जो मैंने बनाया जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है, जो आपका ओवरी के बिल्कुल पेरिफेरी पर। तो यहाँ पर मैंने बोला कि सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, और जब मियोसिस 1 होता है तो मियोसिस 1 के अंदर हमने देखा बहुत सारे फेज होते हैं, ग्रोथ फेज होता है, डिविजनल फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ग्रोथ हो चुकी, और जब डिविजनल फेज है तो डिविजनल फेज में हम लोग क्या देखते हैं कि वो प्रोफेज 1 में आकर के सेल सस्पेंडेड हो जाती है, ठीक है, यानी इसके अंदर ओगोनिया के अंदर डिवीजन हुआ, और डिवीजन के कारण ये देखिए ये फॉर्मेशन हो जाते हैं मेरे पास सेल्स, एंड नाउ दीज सेल्स कम एज प्राइमरी oocyte। इन्हीं सेल को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte। ये सेल मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी oocyte कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है, नाउ undergo meiosis 1 and get arrested and get suspended at prophase 1। ये डिवीजन मेरा सस्पेंडेड एट प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 तक जाकर के ये काम हो गया, और जब प्रोफेज 1 में जाकर के ये हमारे पास डिवीजन अरेस्ट हो गया, सस्पेंड हो गया, देन देयर इज अ फॉर्मेशन, देयर इज अ स्टेज दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई प्राइमरी oocyte। अब हम लोग क्या देखते हैं, नाउ ईच प्राइमरी oocyte, नाउ ईच प्राइमरी oocyte, हर प्राइमरी oocyte के बाहर हम देखते हैं इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स। मैं ये बना के दिखा देता हूँ, ये मैंने प्राइमरी oocyte बनाया, मैंने एक सेल, और इसके बाहर फॉर्मेशन होती है, देयर इज अ लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड द ग्रैनुलोसा सेल। ये देखिए, ठीक है, तो प्राइमरी oocyte के बाहर फॉर्मेशन हो जाती है मेरे पास ग्रैनुलोसा सेल, रेड कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कॉल्ड द ग्रैनुलोसा सेल। तो जब ये ग्रैनुलोसा सेल से कवर हो जाती है चारों तरफ, नाउ दैट टाइम दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। अब मैं इसको यहाँ पर क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, बट दैट हैव प्राइमरी oocyte। ये देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल, ये पूरी स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर अभी भी ये प्राइमरी oocyte यहाँ पर प्रेजेंट है। तो प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड देन दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। तो ये हमारे पास हमारा यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ये सारा का सारा काम मैं अभी बोल रहा हूँ कि 25th वीक में ही हो रहा है, ठीक है भाई। चल, अब ये मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बन गए, प्राइमरी oocyte यहाँ पर है, जो अभी भी अरेस्टेड है प्रोफेज 1 में ही, ठीक है, अभी भी यहाँ पर अरेस्टेड है प्रोफेज 1 में। अब क्या होता है इसके बाद, अब हो गया यहाँ पर बर्थ, अब बेबी का बर्थ हो गया आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड। और जब बर्थ होता है तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। लेकिन जब, हाँ मैं लिख देता हूँ, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, तो यहाँ पर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है बर्थ के दौरान, लेकिन बर्थ के बाद जब फीमेल पहुंचती है प्यूबर्टी एज में, जब फीमेल यहाँ पर पहुंची किसके अंदर जी, प्यूबर्टी एज के अंदर, तो हमने क्या देखा, प्यूबर्टी एज में जब फीमेल पहुंच जाती है
तो बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो मेरे पास डीजनरेट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स आर डीजनरेट, यानी कि प्यूबर्टी एज में ओनली 60K to 70K प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी। ठीक है, यानी कि जब फीमेल बर्थ के बाद प्यूबर्टी एज में पहुंचती है तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि एक ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 हजार एग ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे अब हमने क्या देखा कि बर्थ के बाद जब फीमेल प्यूबर्टी एज में पहुंचती है तो ईच ओवरी हैव ओनली 60K to 70, यानी 60 से 70 हजार एग एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो बहुत सारे एग होते हैं हमारे पास डीजनरेट हो जाते हैं। देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू ओवरी एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर एट्रीसिया। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो गई जिसको मैं बोलता हूँ फॉलिकुलर एट्रीसिया। और फॉलिकुलर एट्रीसिया में क्या हुआ है, 60 से 70 हजार एग ही बचे हैं, बाकी सारे मेरे क्या हो गए डीजनरेट। मैं लिख देता हूँ कि देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। तो डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल को ही मैं यहाँ पर फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलता हूँ, जिसके कारण 60 से 70 हजार या 80 हजार, किसी किसी बुक में 70 लिखा, एनसीईआरटी में 80 लिखा है तो चलो मैं 80 लिखूँ। 60 से 80 हजार एग प्रेजेंट होते हैं एक ओवरी के अंदर, प्राइमरी oocyte यानी, ठीक है, इन ईच ओवरी। चलिए अब आफ्टर प्यूबर्टी एज के बाद क्या, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, ये रही ग्रेनुलोसा सेल। तो अभी प्राइमरी फॉलिकल के बाहर ये मेरे पास ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, और हम लोग क्या देखेंगे प्यूबर्टी एज आ चुकी है, नाउ प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसके बाहर और बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स बनेगी एंड एक नई लेयर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं थैका, अ न्यू थैका टू फॉर्म। ये देखिए किस तरीके से होता है आफ्टर प्यूबर्टी एज। ये मेरे पास प्राइमरी oocyte, ठीक, जिसके बाहर ये रही ग्रेनुलोसा सेल्स। नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्रेनुलोसा सेल्स। अभी डाउट्स लेंगे दोबारा देख। अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई और ग्रेनुलोसा सेल की। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्रेनुलोसा। तो मोर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन गई, और साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि इसके बाहर फॉर्मेशन होती है एक लेयर की। एक तो मोर ग्रेनुलोसा सेल बन गई, और ये जो ब्लू वाली लेयर मैंने बनाई दिस इज कॉल्ड द थैका। एक थैका लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब थैका लेयर की फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाएगी, नाउ ऑन दैट टाइम दिस इज कॉल्ड नाउ सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसको मैं यहाँ पर बोलूंगा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, जिसके अंदर अभी भी आप ये देखेंगे सबसे अंदर प्राइमरी oocyte अभी भी प्रेजेंट है। आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ granulosa cells and a new theca to form. This is called the secondary follicle and this contain primary oocyte. ये बात यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, contain प्राइमरी oocyte, जिसके अंदर अभी भी यहाँ पर प्राइमरी oocyte के प्रेजेंट है। There is a presence of primary oocyte till now.
तो ये हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कंटेन प्राइमरी oocyte, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte अभी भी प्रेजेंट। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो अब ट्रांसफॉर्म होगा टर्शरी फॉलिकल में, वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। और वो किस तरीके से टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ ये रहा मेरे पास प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी oocyte, जिसके बाहर ये ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। There is a more layer of granulosa cells. अब मैं देखता हूँ कि एट द सेम टाइम, यहाँ पर एट द सेम टाइम में क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज कॉल्ड द एंट्रम। दिस इज कॉल्ड द एंट्रम एंड इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एंट्रम। और इसके बाहर जो थैका लेयर है, ये देखिए, ये है मेरे पास थैका लेयर। और यहाँ पर हम देखेंगे दो थैका लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है भैया। चलिए, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहलाती है एंट्रम एंड दिस इज द थैका एक्सटर्ना, अंदर वाली हो गई थैका इंटरना। और ये पूरी स्ट्रक्चर जो है नाउ इट बिकम टर्शियरी फॉलिकल। ये हमारे पास अब क्या कहलाती है, अब ये मेरे पास कहलाती है बच्चों टर्शियरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल that is characterized by a fluid filled cavity that is termed as antrum. Theca layers organize हो जाती हैं into inner theca interna and outer theca externa। ये काम यहाँ पर हो चुका है। और अब इसके बाद क्या होता है, अब इसका यहाँ पर साइज बढ़ता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, यहाँ पर अब इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर इसका साइज बढ़ेगा। सो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू टर्शियरी फॉलिकल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज में सारा काम हुआ है। अब जो प्राइमरी oocyte था मेरे पास, यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी oocyte है, तो इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। और ये है मेरे पास प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte जो डिवीजन मेरा अभी सस्पेंडेड था फेज 1 तक, ठीक है, तो प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये अपना पहला मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होता है और कंप्लीट होता है कहाँ पर भैया, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, रिजल्टिंग टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स। मतलब क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, साइज भी बढ़ जाएगा और डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्राइमरी oocyte है, तो ये हो गया मेरे पास प्राइमरी oocyte। अब सोचिए प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन के कारण दो सेल बनेगी, एक ये रही और एक ये रही, यानी यहाँ पर दो अनइक्वल साइज की हैप्लॉइड सेल्स बनती है। इसकी प्लॉइड यहाँ पर n है और इसकी प्लॉइडी भी यहाँ पर हमारे पास कैसी है भैया, n है, यानी दोनों की प्लॉइडी यहाँ पर n है। ये मेरा यहाँ पर एंट्रम और यहीं पर अब मेरी ग्रैनुलोसा सेल्स है ये।
ठीक है, तो ये मेरे पास ग्रैन्युलोसा सेल्स अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है और इसी के बाहर थैका इंटरना और ये थैका एक्सटर्नल। ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा दिखाने के लिए मैं कुछ और लेयर भी बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, देखिए क्या हुआ है, प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन होता है। तो अब जो प्राइमरी oocyte के अंदर जब डिवीजन हुआ, तब ये जो बड़ी वाली सेल है, ये इसको तो मैं बोलूंगा सेकेंडरी oocyte। ये तो मेरा यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte कहलाता है। और ये जो छोटी वाली सेल है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जब डिवीजन हुआ यहाँ पर, मियोसिस हुआ, तो हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, कि सेकेंडरी oocyte रेटिकुलर फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका था और यहाँ पर डिवीजन के कारण सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। ठीक है जी, मियोसिस 1 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जिसके कारण 2 सेल फॉर्मेशन हुई है। अब हम देखते हैं जो सेकेंडरी oocyte है, इट रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। प्राइमरी oocyte का भरपूर मात्रा में इसके अंदर यहाँ पर क्या था, साइटोप्लाज्म था। टर्शियरी फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अंदर अब फर्दर चेंजेस होते हैं और चेंजेस होने के कारण अब ये कन्वर्ट होता है मेरे पास इसके अंदर बच्चों ग्राफियन फॉलिकल के। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर कुछ और नई लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो देखिए क्या होगा अब यहाँ पर, ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte के बाहर फॉर्मेशन हुई किस चीज की, एक और लेयर की, जो ग्रीन वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई किस चीज की भैया, हमारे पास जोना पेलुसिडा की। ये मेरे पास पोलर बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एंट्रम मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। इसके भी है और इसके भी है। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्लूइड भरा हुआ है, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को इस बार क्लास। और इसी के बाहर मेरे पास अभी भी लेयर्स प्रेजेंट है। जी हाँ, ये थैका इंटरना और ये थैका एक्सटर्नल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, एक तो साइज इंक्रीज हुआ है, मियोसिस 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अब ये अरेस्ट हो जाती है, कहाँ पर जी, मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 भी तो होगा। सेकेंडरी oocyte undergoes second meiotic division and continue up to metaphase second। ये देखिए डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसके अंदर फर्दर डिवीजन स्टार्ट हुआ यहाँ पर मियोसिस में। और मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज होता है और मेटाफेज होता है, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2। तब ये मेटाफेज 2 पर आकर के ये स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई है बच्चों, सस्टेंड हो गई और ये अब यहाँ पर इतना ही रहेगी, इसके अंदर अब आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। कब तक, जब तक स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जब स्पर्म की अवेलेबिलिटी होगी तब इसके अंदर डिवीजन आगे फर्दर होता है। तो सुनिए, सेकेंडरी oocyte gets surrounded by a new membrane that is the zona pellucida and secondary oocyte undergoes second meiotic division, continue up to metaphase second and gets suspended until
एंट्री ऑफ स्पर्म, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती। एट दिस स्टेज मैंने क्या बोला है यहाँ पर, अब ये स्ट्रक्चर मेरी क्या कहला रही है, टर्शियरी फॉलिकल की, अब ये बन गई है मेरे पास ग्राफियन फॉलिकल। नाउ दिस इज टर्म्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। इसको मैंने यहाँ पर क्या बोला बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल बोला है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, ये इसके साथ यहाँ पर इस ओवरी की आउटर लेयर के साथ चिपक जाती है, यानी इसके साथ फ्यूज हो जाती है। ये देखिए यहाँ, यानी यहाँ पर अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये फ्यूज हो गई, ठीक है, ये फ्यूज हो चुकी है। जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोड़ कर आ दिए। अब देखिए जब ये इस लेयर के साथ यहाँ पर क्या हो गई बेटो, फ्यूज हो गई, तो जब ये यहाँ पर फ्यूज होती है देन उसके बाद ये यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, रिलीज ओवम, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ओवुलेशन। ये स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है, दोबारा सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफिन फॉलिकल है, और ग्राफिन फॉलिकल ने रिलीज ओवम कर दिया। बहुत सारे टीचर यही बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसने रिलीज क्या करा है, इसने रिलीज करा है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte। तो ये यहाँ पर मेरे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है। ये देखिए, ये रहा जिसकी पॉइंट एन है, इसके बाहर ये मेरे पास जोना पेलुसिडा की लेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट। तो मेरा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है। अब जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो इसका मतलब पीछे यहाँ पर कोई चीज बच गई होगी, खाली कंटेनर। जी हाँ, ये मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर पीछे एक खाली कंटेनर बच गया है ना, मेरे पास एक खाली कंटेनर बच गया फ्यूज होने के बाद। सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज कर दिया, और जो खाली कंटेनर पीछे बच रहा है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। ये मेरा क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब सेकेंडरी मतलब कॉर्पस, जब ये एग यहाँ से रिलीज हो चुका है, अब इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को पता है कि एग यहाँ से रिलीज हो चुका है और वहां पर इसको जाकर के फर्टिलाइज होना है। तो उसके लिए यूटेरस के अंदर एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है, और वो जो यूटेरस के अंदर एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है वो स्पॉन्जी एनवायरमेंट होगा। यूटेरस की जो इनर लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम, उनके अंदर धुआंधार तरीके से डिवीजन होता है, और उस पूरे सिस्टम को, मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए जरूरत होती है एक मैनेजर की, जरूरत होती है एक हार्मोन की, और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जी, और वो कौन रिलीज करता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया प्रोजेस्टेरोन दैट मेंटेन द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस। तो ये हमारे पास पूजनेसिस है ना, रिकॉर्डिंग चालू। चलिए, जनरली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बेसिकली दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जनरली क्या होता है कि ओनली वन ओवम इज लिबरेटेड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है, और जो एवरेज ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लगभग 28 से 29 दिन की है। और एक चीज और भी है कि हमेशा जो एग रिलीज होता है वो इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टरनेट ओवरी से रिलीज होता है। मान लीजिए अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी से एग रिलीज होगा। तो अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होते हैं, और एग का जो रिलीज होना स्टार्ट होता है, यानी जो मिनार्च होता है द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी के दौरान ओवुलेशन होता है, और टिल मेनोपॉज तक ये काम चलता है। तो 400 से 450 एग ड्यूरिंग ऑल लाइफ रिलीज होते हैं, और बाकी जितने भी एग बचे होते हैं वो फिर सारे डेड होकर के मेनोपॉज में जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस दौरान वो वहां से एक्सक्रीट हो जाता है। तो 400 से 450 एग रिलीज होते हैं,
produced by human female over the entire span of the reproductive life, which is about लगभग 45 है ना, किसी किसी बुक्स में 35 40 भी लिख देते हैं, बट हमने देखा इस तरह के बहुत सारे केस है 40 प्लस भी चल जाता है, तो एक्सेप्शन केसेस को भी जोड़ करके लास्ट 45 कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो फिर oogenesis के अंदर प्रो oogenesis टॉपिक है, तो सुनते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, बिल्कुल क्लियर, which is markedly different from the spermatogenesis, से बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। और oogenesis इनिशिएट होती है कब, बता सकता है कोई? इनिशिएशन ऑफ oogenesis टेक्स प्लेस एट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एज ऑफ 25th वीक ऑफ द फीटल। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज चल रही होती है एंड कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल ओवोनिया बनती है, आर फॉर्म्ड विदिन ईच फीटल ओवरी, एक ओवरी के अंदर, then no more oonia are formed or added after birth। तो scattered ovarian follicles यहाँ पर embedded होते हैं इस cortex के स्ट्रोमा के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पर ओवरी का रीजन है। अब यही ओवरियन फॉलिकल जो है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ एन oocyte, इसके अंदर oocyte होता है, ओवरियन फॉलिकल बोल दो चाहे प्राइमरी फॉलिकल बोल दो, that is surrounded by one layer of granulosa cells and after there more layer of granulosa cells। तो ये हमारे पास फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है। अब ये कहाँ से बनती है? तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है, ये भी हमारे पास जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से ही बनती है। तो ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये हमारे पास क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से ही इनकी फॉर्मेशन होती है, जो लाइनिंग होती है ओवरी। नाउ द oogonia, अब ये जो oogonia हमारे पास है, सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इनटू द मेयोटिक डिवीजन, और जो टेम्परेरी अरेस्टेड होते हैं एट दिस स्टेज, वही मेरे पास कहलाए यहाँ पर प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte नाउ गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, जो किसने बनाई है? जर्मिनल एपिथेलियम। तो हम उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, a large number of these follicles degenerate, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा? डिजनरेट हो जाते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं फ्रॉम बर्थ टू ओवरी। एंड डिजनरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरियन फॉलिकल की बोल रहा होता है, इनका जब डिजनरेशन होता है, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड, दिस इवेंट इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर एट्रीसिया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसी को हम लोग यहाँ पर फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलते हैं। एंड देयर डिस्पोजेबल इज डन बाय द फैगोसाइटोसिस। प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस, यानी जो सेल्स है डेड हो गई, डिजनरेट हो गई, हमारी सेल्स के अंदर डेड सेल्स को निकालने का, इंगल्फ करने का बहुत सारा सिस्टम होता है, जैसे आपने स्क्रीन के बारे में पढ़ा है। तो कुछ सेल्स होती है जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को इंगल्फ कर जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है डिफरेंट मोड। सो देयरफॉर एट प्यूबर्टी 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी के अंदर मेरे पास यहाँ पर रहते हैं। अब जैसे ही प्यूबर्टी एज आ गई, यानी कि विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, अब प्राइमरी फॉलिकल बिगन्स टू मैच्योर। प्राइमरी फॉलिकल अब हमारे पास मैच्योर होने स्टार्ट हो जाएगा विद इन ईच ओवरियन साइकिल के अंदर यहाँ पर। एंड द फॉलिकुलर सेल्स जो होती है बिकम्स क्यूबॉइडल, शेप चेंज होती है, डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड द ग्रैनुलोसा लेयर। यानी ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर भी डिवीजन होता है। तो अब ये बढ़ रही है, तो इनके अंदर जो डिवीजन हुआ वो माइटोसिस डिवीजन हुआ है हमारे पास, जिसके कारण बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल कहलाती है, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte अभी भी मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सराउंडिंग स्ट्रोमल सेल्स फॉर्म थैका फॉलिकुला, यानी कि थैका लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ये रेस्ट में चली गई, यहाँ पर अब इसके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है। थैका एक्सटर्नल फॉर्मेशन हुआ, थैका इंटरनल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नाउ सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और जब ये टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड द एंट्रम। यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है भैया एंट्रम की, व्हिच अपीयर्स बिटवीन द ग्रैनुलोसा सेल्स, जो ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में ही है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर वो ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में भी अभी भी प्रेजेंट है।
और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड का नाम मैं बता देता हूँ, दैट इज द LIQUR, लिक्वर फॉलिकुलर। तो ये हमारे पास जो फ्लूइड भरा होता है इसका नाम है लिक्वर फॉलिकुलाई। एज द फॉलिकल ग्रो, अब जैसे 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 मेरे पास फॉलिकल यहाँ पर ग्रो करता है तो ये जो थैका फॉलिकुलाई है, यानी थैका इंटरना है, थैका एक्सटर्ना है, बिकम ऑर्गेनाइज इनटू इनर लेयर ऑफ सिक्रेटरी सेल, जिसको थैका इंटरना बोला है, और आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होती है, वो थैका एक्सटर्ना है। अगर हम लोग यहाँ पर थैका इंटरना और थैका एक्सटर्ना की अगर एनाटॉमी के ऊपर जाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर के बनती है डिटेल में। तो अंदर वाली थैका इंटरना जो होती है वो सिक्रेटरी सेल्स होती है, और जो थैका एक्सटर्ना है यहाँ पर ट्यूबुलर सेल्स की, फ्लैट सेल्स की स्ट्रक्चर होती है, जिसको थैका एक्सटर्ना, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद अब जो मेरे पास मैच्योरिंग, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर मैच्योरिंग oocytes है, नाउ एडहेयर टू द वॉल ऑफ द फॉलिकल, वो फॉलिकल की वॉल पर चिपक जाता है थ्रू अ पेडिसिल, थ्रू अ स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलस कोफोरस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर बेसिकली इनका अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है इस स्ट्रक्चर को मुझे जूम करके दिखाना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जब ये देखो यहाँ पर ये अटैच हुआ है तो उस समय इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से देखते रहना आप लोग। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो एंट्रम यहाँ था, आप मान के चलिए पूरा का पूरा एंट्रम अब ये है यहाँ पर, और इसी के अंदर इसी के अंदर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पर अब देखिए प्राइमरी, ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर मेरे को बीचों बीच दिखाई दे रही है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। तो यही हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली सेकेंडरी oocyte है, और ये जो सेक्शन है मेरे पास एंट्रम है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट होता है इन ग्रेनुलोसर सेल्स का, थैका इंटरना का, थैका एक्सटर्ना का, और यहाँ पर ये मेरे पास मैच्योर फॉलिकल बनता है। बेसिकली दिस इज द मैच्योर फॉलिकल, और इसका साइज लगभग लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। सुन लो इसके बारे में। और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू जो मैच्योरिंग oocyte होता है एडहेयर टू द वॉल ऑफ फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल की लेयर से अटैच होता है थ्रू अ पेडिसिल, थ्रू अ स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलस कोफोरस। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे हम आपको इसका डायग्राम और ज्यादा जूम करके दिखा देंगे, तो उसमें हम आपके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, इसका स्पेसिफिक एक एक स्ट्रक्चर को जूम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ग्रेनोसा सेल से ही बनती है हमारे पास क्यूमुलस कोफोरस को लेयर बेसिकली, एंड formed by granules and remain suspended in liquor follicle के अंदर ही वो सस्पेंड रहता है, इट इज सस्पेंडेड इन लिक्वर फॉलिकल। जो थैका इंटरना होती है कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरॉइड सीक्रेशन, जो स्टेरॉइड का सीक्रेशन होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि दिस इज रिच इन ब्लड वेसल, एंड थैका एक्सटर्ना ग्रेजुअली मर्ज विद ओवरियन स्टोमा के साथ मर्ज हो जाती है। जो इंटरना होती है हमारे पास वो इसके साथ अटैच होती है। तो जैसा कि मैंने भी बताया इनर लेयर सिक्रेटरी होती है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब कि सेक्स हार्मोन्स की यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं। जो प्राइमरी oocyte मेरे पास कन्वर्ट हुआ है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स मेयोटिक डिवीजन एट प्यूबर्टी, वहां पर अनइक्वल डिवीजन होता है बेटा, जहां पर लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte है मेरे पास and a tiny first polar body, or secondary oocyte retains the bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte, and tertiary follicle change होता है फिर mature follicle में, जो मैंने यहाँ पर लिखा है जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्रेफिन follicle भी हो। सेकेंडरी oocyte के बाहर ही फॉर्मेशन होती है एक लेयर की, जिसको जोना पेलुसिला बोला गया। दिस थिक कोट ऑफ जोना पेलुसिला इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो जोना पेलुसिला होता है बेसिकली ये कंपोज होता है किसके साथ, ग्लाइकोप्रोटीन।
है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मान लो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ती है तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, आपने देखा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये लेयर, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, फिर ये लिपिड का सेकंड मॉलिक्यूल था, है ना, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी। तो कई बार क्या होता है कि कोई कोई ग्लूकोज अगर यहाँ पर प्रोटीन के ऊपर अटैच है तो वो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और कोई कोई प्रोटीन अगर लिपिड के ऊपर अटैच है तो वो मेरा कहलाता है ग्लाइकोलिपिड। आपने पढ़ा होगा गोल्जी बॉडीज इन दोनों की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 11th क्लास सेल चैप्टर में नीट के बैच में भी हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड सिंथेसाइज्ड बाय टू साइड के थ्रू फॉर्मेशन होती है। बाद में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती है lying in close in vicinity of ovum and zona pellucida and become elongated to form corona radiata। वही बाद में elongate होकर के हमारे पास क्या बनाती है, कोरोना रेडियाटा बना देती है। दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती है, ठीक है, lying in close vicinity of ovum, अभी ओवम तो है नहीं हमारे पास, तो यही जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा तो बन चुकी है, लेकिन वो इलोंगेट होकर के कोरोना रेडिएटा भी बना देती है, जो अभी इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है। मैंने तो सुन करके बाहर निकाला है, लेकिन ये फॉर्मेशन यही हो जाती है इनर साइड के अंदर, ठीक है जी। तो कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर इलोंगेटेड होकर के कोरोना रेडिएटा बना देती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो ग्राफियन फॉलिकल है हमारे पास यहाँ पर रप्चर्ड टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte developing ovum from the ovary by the process of ovulation, and after ovulation the ruptured follicle becomes corpus luteum in the ovary, which secrete mainly progesterone hormone that maintain the endometrium layer of the uterus। तो ये चीज होती है। तो बहुत सारा डिफरेंस है स्पर्म के बीच में, एग के बीच में, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने पूछा है सर इस एंट्रम के सिग्निफिकेंस के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है सर यहाँ पर ये अनइक्वल डिवीजन क्यों हुआ है, किसी ने पूछा फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में, तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ उसमें लिखिए। देखो सबसे पहली चीज तो स्पर्म के और एग के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एग का जो साइज ओवम रिलीज हुआ दो हम देखते हैं कि 100 to 200 माइक्रोन या 100 से 200 नैनोमीटर होता है, जबकि स्पर्म का साइज हम देखते हैं कि 1 से 10 मतलब लगभग 1 नैनोमीटर होता है हमारे पास। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बेसिकली कि एक्सेस साइटोप्लाज्म जो होता है स्पर्म का वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके थ्रू, सर्टोली सेल के, इज एब्जॉर्ब बाय सर्टोली सेल ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। तो जिसकी वजह से डिफरेंस होता है स्पर्म के साइज में और हमारे पास यहाँ पर एग के साइज में, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड एग फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था, इक्वल डिवीजन होते हैं साइटोप्लाज्म का, फॉलो मियोसिस 1 मियोसिस 2, जिसके वजह 4 इक्वल साइज के हमारे पास स्पर्मेटिड्स आ रहे थे, स्पर्मेटोजोआ थे, ठीक है ना, हैविंग लिटिल साइटोप्लाज्म। लेकिन ड्यूरिंग oogenesis अनइक्वल डिवीजन होता है हमारे पास, सेकेंडरी oocyte है और मेरे पास फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर दी हुई है, फॉलो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिसकी वजह से एक लार्ज एग सेल मेरे पास रिलीज हुआ है एंड 2 और 3 स्मॉल पोलर बॉडी, वो बाद में बने। पोलर बॉडीज बाद में क्या होता है, ये बेसिकली डिजनरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ सेकेंडरी oocyte निकला है, अब अनइक्वल डिवीजन हुआ है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होना है, तो कॉर्पस ल्यूटेम के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ये डिजनरेट हो जाता है। अच्छा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, डिवाइड फर्दर और डिजनरेट, मैंने बताया ह्यूमन बींग्स के अंदर मोस्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ठीक है, डज नॉट अंडरगो मियोसिस 2, पोलर बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का मियोसिस 2 नहीं होता है, ठीक है, एंड यूजुअली डाई, जबकि कुछ स्पीशीज होती है जहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी अंडरगो मियोसिस 2 में एंट्री करती है। अब ये अनइक्वल डिवीजन जो हुआ है यहाँ पर, मियोटिक डिवीजन हुआ है, क्या है, ड्यू टू द अनइक्वल डिवीजन ऑफ मियोसिस, तो यहाँ पर देखते हैं ड्यू टू द अनइक्वल डिवीजन ऑफ due to the unequal division
ऑफ साइटोप्लाज्म, मैच्योर एग जो हमारे पास, ठीक है, या फिर जो ओवम हमारे पास है, रिटेन मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइज अलग अलग है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म आपके पास किया है, which provide nutrients for the ovum during the early stage of development, जब होगा फर्टिलाइज बाद चाहिए। तो ह्यूमन beings from one primary oocyte, the single ovum, two polar bodies are formed. The ovum is released from the ovary, secondary oocyte is after the release of first polar body. वो डिवीजन कैसे होता है वो भी हम करके दिखाएंगे आपको। तो दैट इज द मुद्दा। कई बार एक चीज और भी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर ये बात, समटाइम्स टू और मोर फॉलिकल, दो या दो से ज्यादा फॉलिकल हम देखते हैं कि रीच मैच्योरिटी इन 1 मंथ, एक मंथ में दो हमारे पास मान लीजिए फॉलिकल रिलीज हो जाता है। सो मोर देन वन oocyte, एक से ज्यादा oocyte में भी ओवुलेटेड, यानी एक से ज्यादा एग रिलीज होते हैं। तो ये बहुत कॉमन कोज है मल्टीपल बर्ड्स का, जिनके जुड़वा होते हैं या तिड़वा होते हैं। इन सच केसेस जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्रेटर्नल। वो देखो अभी समझना, मैंने बोला कि एक बार में दो बार हुए हैं, जुड़वा या तिड़वा किस बेस से बोला जाता है, एक तो आप सिमिलैरिटी के हिसाब से बोल, कई बार ऐसा भी होता है दो बच्चे सेम टाइम पर हुए, दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें सेम है, सिमिलैरिटी, तब वो बात। मैं कह रहा हूँ एक टाइम में दो बच्चे या एक टाइम में दो से ज्यादा बच्चे हुए, मल्टीपल बच्चे हुए, तो उनको हम बोलते हैं फ्रेटर्नल बोलते हैं, क्या उनको यहाँ पर फ्रेटर्नल बोला गया है, नॉट आइडेंटिकल। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का केस क्या होता है तो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन सिस्टम के अंदर जब बात करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा। और देखिए जैसे कि मैंने बताया, ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना इसका कॉर्पस, जो बच्चे इस बैच में नीट के बैच में होंगे उनको तो काफी डिटेल में बताया जाएगा, दोबारा एक बार वो पढ़, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास, और थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ, ठीक है, ओवरी की बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अकेडमिक वाले स्टूडेंट्स है वो भी सुन लीजिए। देखो ओवरी बेसिकली प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस ओवा, इसमें से ओवा रिलीज होता है, एंड आल्सो सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। और यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो भी यहाँ से हमारे पास रिलीज होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, दो हार्मोन निकलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर के लिए, एंड कोज मार्क साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं, जो फीमेल के अंदर होते हैं बेसिकली पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यूटेरस की एंडोमेट्रियम के अंदर। अब ह्यूमन ओवरी जो होती है स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, ऑलमंड शेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इनकी है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, और लेंथ जो होती है वो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अबाउट द एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ ओवरी, ताकि आप समझ सके ये बात है। अब लोकेशन कहाँ होती है, लोकेटेड नियर किडनी और रिमेन अटैच होती है लोअर एब्डोमिनल कैविटी से थ्रू द, समझना इस बात को, मैंने क्या बात बोली है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बोली है कि ये ओवरी लोकेटेड होती है किडनी के पास, एब्डोमिनल कैविटी में बिटवीन द लेग्स, बट इनसाइड में होती है, अटैच टू द लोअर एब्डोमिनल कैविटी थ्रू मीसोवेरियम। तो बेसिकली मीसोवेरियम टिश्यूज के थ्रू ये अटैच होती है एब्डोमिनल कैविटी से, ये बात याद रखना, ये टर्म याद रखना। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो फ्री सरफेस होती है ओवरी की इज सराउंडेड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, वहां पर हमारे पास चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है, यहाँ पर ये तो एपिथेलियल टिश्यू है जो जर्मिनल एपिथेलियम बोला गया है यहाँ पर इसको, कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूटिकल सेल, बट इट एपिथेलियम इज कंटिन्यूअस विद द मेसोथेलियम। अब ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये कंटिन्यू करता है विद द मेसोथेलियम लाइनिंग के साथ। अब सर ये कहाँ से आ गई, ठीक है। अब देखो मेसोवेरियम, जैसे मैंने बोला ये मेसोवेरियम क्या है, तो एक तो ये जो एंट्रेंस है, ये जो मेरा एंट्रेंस है जहां से ब्लड वेसल एंट्री मार रही है,
ये मीसोथेलियम है, तो यहीं से एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर मैंने आप लोगों को बोला है यहाँ पर कि जो बेसिकली मीसोथेलियम है, तो देखो जहाँ से एंट्री मारी तो यहीं से हमारी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर स्टार्ट हो गई है, यहीं से जर्मिनल एपिथेलियम लेयर स्टार्ट हो गई। तो एपिथेलियम इज कंटिन्यूअस विद द मेसोथेलियम लाइनिंग, ये मेसोथेलियम लाइनिंग के साथ कंटिन्यू करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पेरिटोनियम। दोबारा सुनो इस चीज को, मैंने बोला है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कंटिन्यू होता है मेसोथेलियम के साथ, ठीक है। ये जो यहाँ पर एपिथेलियम लेयर बन रही है, और दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियम। अब एपिथेलियम इंक्लोजेस द ओवरियन स्ट्रोमा को पूरा इंक्लोज करके रखा हुआ है। स्ट्रोमा दो जोन में डिवाइड होता है, पेरिफेरल वाला कोरने वाला जो कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाला इनर मेडुला होता है। इमीडिएटली बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयर होता है, कॉर्टेक्स कवर होता है यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है। तो इसी के बिल्कुल ठीक नीचे लेयर होती है, मैं ग्रीन पेन से बना देता हूँ यहाँ पर। मैंने आप तो ये मेरे पास कहलाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं इधर में ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है, जो आउटर रीजन हमारे पास है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी न्यूमरस स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होती है, मासेज ऑफ सेल, जिनको हम ओवरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, यही हमारे पास। और जो मेडुला रीजन होता है, ठीक है, सेंटर वाला, इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक फाइबर है, न्यूमरस ब्लड वेसल्स यहाँ पर इसके अंदर एंट्री मारती है, और कुछ कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स भी यहाँ पर इस रीजन के अंदर प्रेजेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास ओवियन फॉलिकल है, तो इसके अंदर लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड ओवम होता है, जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होते हैं, ग्रेनुलर सेल्स होते हैं, तो फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और क्यूमुलस फोरस मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट होते हैं। इट इज सस्पेंडेड इन अ स्मॉल कैविटी, ये स्मॉल कैविटी है जिसके अंदर सस्पेंडेड है, जिसको एंट्रम बोला गया, और इसके अंदर लिक्विड फिल होता है, जिसको लिक्विड फॉलिक्यूल बोलते हैं। सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल में, और एक नई मेम्ब्रेन बनती है, जिसको मैंने जोना कैलुसिडा बोला। ये जो फॉलिकल होती है, बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, एंड सच अ फॉलिकल इज कॉल्ड द मैच्योर ग्रैफिक फॉलिकल, बनता है बाद में। उसके अलावा यहाँ पर जो रप्चर स्ट्रक्चर बनती है अंदर, वो कॉर्पस लूटियम है। ओवम जब शेड हो जाता है ओवरी से फॉलिकल के रप्चर होने के बाद, तो शेडिंग ऑफ ओवम इज कॉल्ड द ओवुलेशन, जो हर 14 दिन बाद होती है, महीने में एक बार होती है। सो आफ्टर द एक्सट्रूशन ऑफ ओवम, व्हाट रिमेन्स, कॉर्पस लूटियम रिमेन्स, ठीक है। कॉर्पस लूटियम इज अ येलो बॉडी स्ट्रक्चर। ये भी बात पूछ लेते हैं कि कौन से कलर का होता है हमारे पास, यहाँ पर ये येलो बॉडी स्ट्रक्चर होती है। So it occurs nearly 14 days before the onset of next menstrual cycle में। तो आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ ओवम, जो ग्राफिन फॉलिकल के बाद बचा वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये येलो बॉडी है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक येलो पिगमेंट होता है जिसका नाम है ल्यूटीन, समझे। तो ल्यूटीन बेसिकली येलो कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से येलो बॉडी होती है। कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता है कुछ दिन तक, इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एंड प्रेगनेंसी रिजल्ट, समझना इस बात को, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। तो जब प्रेगनेंसी अगर हो गई, अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये हमारे पास मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए। इट कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, मान लो यहाँ से रिलीज हो गया,
वो फैलोपियन ट्यूब्स आगे फर्टिलाइज नहीं हुआ, यूट्रस में चला गया, सिस्टम को पता चल जाता है कि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है देन डिजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है धीरे 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 वो डाउन होता चला जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट ओनली फॉर 14 डेज एंड ड्यूरिंग द पीरियड इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, थोड़े से अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का होता है। और एट द एंड ऑफ इट्स फंक्शनल लाइफ कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट एंड कन्वर्ट हो जाता है मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकम। अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम, अब ये भी डिजनरेट हो गया, तो डिजनरेट होने के बाद क्या होता है, ये बच्चा है मेरे पास यहाँ पर, देखो अगर मेंटेन रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम है ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये भी डिजनरेट होकर के कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर, और ये व्हाइट बॉडी है। अब ये प्रोसेस फर्दर रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर फर्दर डिवीजन हो, फिर से गोनिया बने, प्राइमरी साइट बने, प्राइमरी फॉलिकल बने, सेकेंडरी फॉलिकल बने। सो दैट इज द मुद्दा अबाउट द oogenesis और प्रोoogenesis भैया।